समय मौजूद है शीशा बाजार में। अमित अंजन जी हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है, कई प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। हम इनसे मिलने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो इनसे बात करते हैं। इनकी जन्म क्या है, कैसे शुरुआत किए, क्या क्या कठिनाई हुई, चलिए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल के थ्रू मैं सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया सुनने के लिए। सर शुरुआत आपकी कैसे रही, यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस मुकाम तक? बहुत सारे टॉफियाँ दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। थोड़ा टॉफी दिखा दीजिए, टॉफी दिखा दीजिए। कितना सारे चैनलों से भी बहुत सारा मिला हुआ, बहुत सारे जगह से मिला हुआ है। तो इनसे बात करते हैं, जानने के प्रयास करते हैं। देखिए, जो ट्रॉफियां हैं ये कलाकार की पूंजी होती है। बचपन से लेके अब तक वो जो कमाया रहता है वो पूंजियां ये पीछे आपको दिख रही हैं जी। और जहां तक आपने जर्नी की बात की, तो जर्नी तो मेरा बहुत बचपन से गाता हूँ, 20 साल से गा रहा हूँ, प्रोफेशनल स्टेज 20 साल से कर रहा हूँ। जी। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी रही है। और मैं ये नहीं कहता कभी भी किसी से कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। हालांकि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो होते हैं, पर मेरे भी जीवन में संघर्ष हुए, लेकिन मैं उन संघर्षों को याद नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर आप किसी नेगेटिव चीज को याद करते हैं तो वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाएगी, तो आप पॉजिटिव चीजों को कर नहीं पाएंगे। तो मैं उन चीजों को याद नहीं करता। और अभी वर्तमान में मैं निर्वर्तमान संगीत नाटक अकादमी का सदस्य हूँ उत्तर प्रदेश शासन में, और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्षेत्रीय सह संयोजक हूँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, और पेशे से दवा व्यवसायी भी हूँ। और एक हमारा विद्यालय है मलवरी कॉन्वेंट स्कूल, जो हमारी पत्नी चलाती हैं। और ये मेरी अब तक के जर्नी का अचीवमेंट है, अब तक की जर्नी का ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं उपलब्धि है। बहुत पहले आपको सर पता होगा, निचलोर में आपका एक कार्यक्रम लगा था, जब आप भक्ति गीत गाते थे। उस टाइम हम बगल में मेरा ही घर है, मंदिर के बगल में काली मंदिर में आपका प्रोग्राम पे लगा था। बहुत अच्छा आपका, हमने नाम देखा था, मतलब छोटे थे, काफी टाइम बीत गया, अब तो मतलब बड़े हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, और वो गाना बहुत अच्छा आपने गाया था, भक्ति। देखिए, भक्ति तो मैं तो भजन ही गायक के तौर पे लोग मुझे जानते हैं। जी जी। क्योंकि लगभग मैंने 12 से 13 साल केवल भजन गाया जी। उसके पहले मैंने कुछ भोजपुरी गीत गाए थे, जो फिर बाद में मैंने नहीं गाया, क्योंकि भोजपुरी का जो रास्ता था वो बहुत शॉर्टकट था, अश्लीलता भरा था, वो मुझे अच्छा लगता नहीं था, भाता नहीं था। तो फिर मैं भजन की तरफ आ गया। और फिर अब 2020 में आफ्टर कोविड मैंने एक चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है सोन चिरैया, जो हमारे गोरखपुर के यशस्वी सांसद आदरणीय रवि किशन जी ने लॉन्च किया। तो उस चैनल पे जाके मैं अब भोजपुरी के नए नए प्रयोग करता हूँ, नए नए अच्छे अच्छे गीतों को गाता हूँ। और उस चैनल में हर 3 महीने पे एक वीडियो करते हैं, जो वीडियो भी बहुत अच्छा होता है। तो बस भोजपुरी के सलील गीत होते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने अभी मिलनवा किया है, जिसमें भोजपुरी के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। राज मौर्य, जो कि गोरखपुर के बहुत स्टैब्लिश आर्टिस्ट हैं, ढेर सारी फिल्मों में काम किया है। अनन्या सिंघानी, जो पूरी मतलब वर्ल्ड फेम की आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मेरे साथ डुएट किया है। और शुभम सिंह करके उसमें उन्होंने गिटार बजाया है, जो कि आपको अभी सोनी टीवी के जो एक कार्यक्रम है आपका अपना जाकिर, उसमें के म्यूजिक टीम में आपको गिटार बजाते नजर आएंगे। तो बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ इधर भी मैंने मिलनवा में काम किया है, तो वो सोन चिरैया पे आप देख सकते हैं। कोई गाना होना सर सुपर हिट हुआ हो? देखिए, मैं तो, मेरे लिए कोई चीज सुपर हिट और सुपर फ्लॉप नहीं है। तो मैं तो जो गाता हूँ वो मानता हूँ कि वो सुपर हिट है। जी जी। तो अभी मैं एक कबीरी गा रहा हूँ, कबीरी जी, कबीर दास जी को आप जानते हैं, जो कि जी जी, जो जिनका दर्शन बहुत व्यापक है और निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं और मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। तो मैं एक कबीरी गा रहा हूँ, सोन चिरैया में आने वाला है, अभी रिलीज नहीं हुआ, मैं आपको सुना रहा हूँ। और कबीर दास जी का दर्शन बहुत व्यापक है, और कबीर दास जी ने भोजपुरी में भी ढेर सारी रचनाएं की, ढेर सारी बातें लिखी। तो एक बहुत ही फेमस उनका कबीर दास जी का, जिसको अभी किसी ने गाया नहीं है, मैं उसको गा रहा हूँ। तो कि बड़ा लहरी है
बड़ा लहरी है बड़ा लहरी, बोले पिजड़ा के मोया नामा, बड़ा लहरी, बोले पिजड़ा के मोया नामा, बड़ा लहरी, बड़ा लहरी है बड़ा लहरी है बड़ा लहरी, बोले पिजड़ा के मोया नामा, बड़ा लहरी, बोले पिजड़ा के मोया नामा, बड़ा लहरी, पिजड़ा हाँ 3.5 हाथ के, तामे सुगना बोले हाय हाय, तामे सुगना बोले, पिजड़ा हाँ 3.5 हाथ के, तामे सुगना बोले हाय हाय, तामे सुगना बोले, अरे कभी कभी मस्ती में आके, कभी कभी मस्ती में आके, दिल के जे हवर खोले, बोले पिजड़ा के मोया नामा, बड़ा लहरी। ये कबीरदास जी का लिखा हुआ एक है जो हमारे अपने देहात में बहुत फेमस है। इसको मैं गा रहा हूँ, बहुत जल्दी नवरात्रों को ठीक बाद ये रिलीज होगा। तो ये कबीरदास का मैंने आपको सुना। सर एक सवाल है जी जो हमारे ये हम बॉर्डर सटे के तराई इलाके में रहते हैं, यहाँ के जो भी कलाकार होते हैं, चाहे साइकिल से टूरिस्ट करते हैं। अभी हाल ही में सिसवा में जो है एक लड़का 8 देशों को टूरिस्ट करके आया था, और गुफरान गुफरान फरहान अंसारी, और जो है मक्का मदीना जो है उमरा करके भी आया साइकिल से। तो इस सब जैसे हमारे जो तराई इलाका है, इसे अगर सपोर्ट नहीं मिल पाता है घर से, चाहे मतलब लोगों से द्वारा, और बाकी वही अगर कोई अगर यहाँ से चल के कहीं और जा रहा है, वहाँ के लोग जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, क्यों हमारे वहाँ का कोई नेता, चाहे कोई सांसद, क्या नाम है, कोई चेयरमैन, क्या सभासद, चाहे कोई भी प्रतिनिधि, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई सपोर्ट नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मेरा मानना है ना कि जहाँ दीपक जलता है ना, उसके नीचे अंधेरा होता है। जी। दीपक रोशनी पूरी दुनिया में करता है, पर जो जहाँ जलता है उस जगह पे नीचे आप देखेंगे तो अंधेरा होता है। जी। तो सबसे पहले आपको जलना सीखना होगा, और ये उजाला दिखाना पड़ेगा अपना। जी। यानी अपने आप को प्रूफ करना होगा, अपने आप को आपको साबित करना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई हाथों हाथ लेगा। जी। अन्यथा लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये करेंगे क्या, ये आगे चल के क्या करें। क्योंकि ये जैसे ये समाज ऐसा है कि जब आप कोई चीज अच्छा करना चलेंगे, तो वो जब कोई चीज आप अच्छा करना चलेंगे तो लोग पहले उसको क्रिटिसाइज करते हैं, पहले उसको आलोचना करते हैं जी। कि नहीं इनके बस का नहीं, क्या कर पाएंगे। पर आप जब धीरे धीरे करते रहेंगे, विवेकानंद के सिद्धांत चरैवेति पे चलते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि वही समाज आपको अपने गोद में उठा के अपने सर पे बिठाएगा। हाँ, तो ये जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी नवोदित कलाकारों को, उन सभी नवोदित जो भी स्ट्रगलर है, मैं उनसे इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपना कार्य अनवरत करते रहे, रुकना नहीं है। और रुके नहीं, एक न एक दिन इस समाज में, समाज के लोगों को, समाज के जिम्मेदार लोगों को, समाज के प्रतिनिधियों को ये समझ में आता है कि नहीं, ये हमारे यहाँ का टैलेंट है और इनको आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो मदद करते हैं और वो आगे बढ़ाते भी, ऐसा नहीं है। तो ये आप जो कोई अगर ये सोचता है कि हमने अभी शुरू ही किया, लोग मुझे हाथों हाथ ले लें, तो ये वो गलत सोचता है, उसको नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी। ये सब कुछ छोड़ के। सर अपने बारे में कुछ जानिए चीजें जो बताइए, शुरू से क्या कठिनाई हुई, कैसे दिक्कत हुआ, क्या सपोर्ट? कठिनाई, देखिए मैंने कहा आपसे कि मुझे मैं कठिनाइयों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। जो कठिनाइयां हुई वो सभी कलाकारों को होती हैं। मुझे ऐसा कुछ विशेष ऐसा पर तारीफ किसी ने नहीं किया कि मुझे नहीं गाने दिया गया, चाहे कोई ऐसा है। लेकिन हाँ ठीक है, जो कठिनाइयां हुई, जैसे मंच पे जगह बनाने की कठिनाइयां जो होती हैं, जो सभी कलाकारों को होती हैं, क्योंकि मुझे नहीं हुई कि इतना जल्दी गाने 4 बजे भोर में गाने का मौका मिला, 3 बजे गाने का मौका मिला। तो मैंने उस समय भी मुस्कुरा के इंतजार किया। शीत लहर में ठंड पड़ रही है, 9 बजे में चला गया गाने, मुझे मौका मिला 3 बजे भोर में। जब 3 बजे भोर में मौका मिला तब मैंने गाया। तो उस समय जो 10-20 लोग थे उन्होंने मुझे
बहुत मेरी तारीफ की कि यार तुमको तो मौका पहले मिलना चाहिए था। लेकिन इस तरह की चीजों की जो सभी कलाकारों के साथ भी हाल ही में अभी भी चीजें होती रहती हैं। अभी मैं बीच में एक कार्यक्रम में था, रामायण कॉन्क्लेव में, मुझे मेरा टाइम 7 बजे दिया गया था, लेकिन मुझे 11:30 बजे रात को जब सारी पब्लिक चली गई, केवल अधिकारी गण थे, उन लोगों के बीच में मुझे गाने का मौका मिला। तो खैर वो क्वांटिटी तो थी नहीं, लेकिन क्वालिटी थी उन लोग के अंदर, क्योंकि ऑफिसर्स बहुत ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने सुना और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी मंच, कोई भी चीज बहुत समृद्ध वो सुनने वालों से होता है। जी जो अगर सुनने वाले 15 लोग हैं और 15 ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, तो आपको गोद में उठा ले रहे हैं, तो वो 15,000 लोगों के बराबर है। जी और 15,000 लोग आपको आ रहे हैं, सुन रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं और चुपचाप अपना रील बना के चले जा रहे हैं, और वो आपके किसी काम नहीं आ रहे, तो फिर वो 15,000 आपके वो 15 लोग के भी बराबर नहीं। तो मंच जो भी होता है, मैं कलाकारों को यही कहना चाहूंगा कि सारे मंच को सीरियसली ले, और समृद्ध सारे मंच हैं, अपना परफॉर्मेंस करें, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। घर से कोई रोकता नहीं था आपको? घर से मुझे कोई नहीं रोकता था, बल्कि मेरे घर में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत मैं सारे लोग होते हैं जिसे अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके घर के लोग कहते हैं नहीं ये नहीं करना है, ये तुम करो। देखिए, अब जब सब समय जमाना बदल रहा है, पहले ऐसा था। जी अब मुझे लगता है कि अब कोई भी अगर अच्छा कर रहा है तो उसके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, या फिर अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो सरकारें वो सपोर्ट कर रही हैं। जी जी हमारी जो उत्तर प्रदेश पे हमारी जो योगी जी की सरकार है, वो सरकार कलाकारों की सरकार है, मैं ऐसा कहता हूँ। ढेर सारी योजनाएं, प्रसार भारती से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपको ढेर सारे सरकारी कार्यक्रम मिलेंगे। संस्कृति विभाग के उस पे आप साइट पे जाके www.यूपी संस्कृत.in पे आप जाके संस्कृत विभाग के उस पे UPculture.in पे जाके आप वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट के प्रोग्राम मिलेंगे। उसके बाद ढेर सारी योजनाएं, एक योजना हम लोग की सरकार चलाती है जिसका नाम है वाद्य यंत्र क्रय योजना। वाद्य यंत्र क्रय योजना जो है वो उन कलाकारों के लिए है जो गरीब हैं और जो अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खरीद नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हारमोनियम बजाना है, जी अब हारमोनियम 20,000 की आ रही है, अब उनके घर वाले पैसा नहीं दे रहे, या फिर उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि 20,000 रुपए का हारमोनियम खरीद सकें, तो वो हारमोनियम खरीदने के लिए सरकार पैसा दे रही है। उनको अपने डीएम के पास एक एप्लीकेशन लेके जाना है, डीएम उसको संस्तुति करेंगे, जिलाधिकारी महोदय संस्तुति करेंगे, और एक संस्कृति परिषद होती है जिले की, वो उसकी संस्तुति करके संस्कृति विभाग को वो पत्र भेजेगी, और उस कलाकार के अकाउंट में डायरेक्ट जो भी उसको वाद्य यंत्र खरीदना है, वो वाद्य यंत्र का पैसा हमारी सरकार, योगी सरकार, हमारी भाजपा की सरकार उन कलाकारों को वो वाद्य यंत्र क्रय योजना के अंतर्गत में लाभ देती है। दूसरा, पीछे के सरकारों में कलाकारों को जो पेंशन आता था, जैसे जो विपन्न कलाकार हैं या जो बुजुर्ग कलाकार हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके जीवन यापन के लिए पीछे की जो सरकारें थी वो 400 रुपए केवल पेंशन देती थी। और 400 रुपए में क्या होगा? 400 रुपए में वो अपने चाय का भी खर्चा नहीं निकाल सकता है कलाकार। तो हमारी योगी सरकार जब आई तो उन कलाकारों का पेंशन 4,000 रुपया हो गया। वो 4,000 रुपये से कम वो अपने दवा का, चाय का, इसका पैसा वो कर लेते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि महाराजगंज जैसे जिले में, जैसा ये आप कह रहे थे कि ये तराई क्षेत्र है, ये नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो बहुत संस्कृति रूप से बहुत समृद्ध जिला है ये। ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत लोग अपने देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तो महाराजगंज जैसे जिले में 36 कलाकारों को कलाकार पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है, जिनको 4,000 रुपये प्रतिमाह आता है। इसमें बुजुर्ग कलाकार हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, इनका कलाकारों का बीमा है, एक्सीडेंटल बीमा है। अगर आर्टिस्ट हैं, अगर वो रजिस्टर्ड आर्टिस्ट है, मैं बार बार रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, आप समझिएगा मेरी बात। संस्कृति विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और प्रसार भारती में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जो कलाकार, अगर किसी कलाकार है और वो एक्सीडेंटल बीमा अगर उसका होता है, तो कलाकारों को एक बड़ा मुश्त 10 लाख रुपए का बीमा हमारी भाजपा सरकार, हमारी योगी की सरकार देती है। ये है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ हर जगह ये कलाकारों की सरकार है जी। हाँ, और जिसके अंदर टैलेंट है वो आगे बढ़ेगा।
थे आपको आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया अपनी बातें रखने की, और आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं ये विनती करूँगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके साथ जुड़ के रहें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आप सब इतना मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्ते।